नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कासल चौधरी आपके अपनी यूट्यूब क्लासेज नर्सिंग अरेना ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। रेगुलर क्लासेज नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर अपन पढ़ रहे हैं और नर्वस सिस्टम आज के जो लेक्चर में है इम्पोर्टेंट क्लास है गुलियन बार सिंड्रोम। गुलियन एक न्यूरोलॉजिस्ट था जिसने ये सिंड्रोम डिस्कवर किया था और उसी के नाम पे इस डिजीज़ का नाम हो गया गुलियन बार सिंड्रोम, जो कि एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो गुलियन बार जो सिंड्रोम है इसका दूसरा नाम है पॉलीरेडिकुलोन्यूराइटिस। तो गुलियन बार सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज तो गुलियन बार सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है? पॉलीरेडिकुलोन्यूराइटिस। दैट मीन्स पॉली का मीन्स क्या है? एक से ज़्यादा, रेडिकल्स और न्यूराइटिस दैट मीन्स एक से ज़्यादा जगह पे जो न्यूरॉन्स है वो अफेक्टेड होना, तो पॉलीरेडिकुलोन्यूराइटिस। दैट मीन्स ये सिस्टम जो डिजीज़ है दो से ज़्यादा सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, उसी को क्या बोला? गुलियन बार सिंड्रोम। तो गुलियन बार सिंड्रोम क्या है? ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बॉडी की सेल्स को डैमेज करने लग जाता है। दैट मीन्स बॉडी की सेल्स को न्यूरॉन और न्यूरॉन के ऊपर जो पाई जाने वाली माइलिन है उस माइलिन का डिस्ट्रक्शन करना। तो इसमें जो क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें सेल मीडिएटेड रिएक्शन होती है। जो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो अपनी बॉडी की जो स्वान सेल है जो कि माइलिन शीथ फॉर्मेशन करती है, उन स्वान सेल का क्या कर देती है? डिस्ट्रक्शन। जो स्वान सेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो माइलिन शीथ है वो डिस्ट्रक्शन, और माइलिन शीथ जब डिस्ट्रक्शन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइलिन शीथ है वो एक कंडक्शन का काम कर रही है, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्शन का काम कर रही है, जिस वजह से कंडक्शन प्रॉपरली नहीं होगा, जिस वजह से पेशेंट के अंदर वेरियस सिम्टम्स है देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो ये गुलियन बार सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम डायग्नोस होने के बाद ये पेशेंट है जनरली साल 2 साल या 2 ईयर के अंदर है जनरली ट्रीटेड हो सकता है, लेकिन 10 से 15% केसेज है वो फिर भी ये रिमेन पैरालाइज रहते हैं। तो सबसे पहले गुलियन बार सिंड्रोम क्या है? एक्यूट कंडीशन है। एक्यूट का मतलब है इसका जो ऑनसेट है डिजीज का कैसा है? सडनली है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दैट मीन्स बॉडी का इम्यून सिस्टम है हाइपर एक्टिवेट होके बॉडी की ओवन जो सेल्स है न्यूरॉन सेल्स उस पर जो प्रेजेंट है माइलिन शीट, उसका क्या कर रहा है? डीमाइलिनाइजेशन। डीमाइलिनाइजेशन कहो या डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट को बात एक ही है। तो डीमाइलिनाइजेशन ऑफ माइलिन शीट, ये जो इन्फेक्शन है गुलियन बार सिंड्रोम का, ये जनरली देखा गया कि अगर पर्सन कोई जीआईटी इन्फेक्शन अगर ट्रेवल कर रहा है, दैट मीन्स पर्सन को पोलियोमाइलाइटिस था, उसके बाद देखा गया कि पेशेंट को जीबीएस भी हो गया। तो गुलियन बार सिंड्रोम को अपन दूसरे किस नाम से जाना जा सकता है? जीबीएस। इन शॉर्ट में क्या बोला जा सकता है? जीबीएस। तो ये देखा गया पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था या पर्सन को जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, जैसा कि वो इन्फेक्शन है पोलियोमाइलाइटिस। तो ये इन्फेक्शन के बाद पर्सन को जीबीएस कोज हो गया। तो दैट मीन्स ये जो जनरली रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग टाइप का इन्फेक्शन है, वायरल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है, या वैक्सीनेशन के दौरान क्या होता है कि बॉडी को एंटीजेनिक स्टिमुलस दिया जाता है और एंटीजेनिक स्टिमुलस के बाद बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। और ऐसी एंटीबॉडी बन गई कि जो कि अपने ही बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स है उनको डिस्ट्रक्शन करने लगी। दैट मीन्स स्वान सेल को फेगोसाइटोसिस रिएक्शन करने लगी। तो ये सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी का। तो वैक्सीन की वजह से भी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवेट होके और ये डिजीज कॉज कर सकती है, जिसको बोला गुलियन बार सिंड्रोम। प्रेगनेंसी कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, इम्यूनोलॉजिकल ब्लड से रिलेटेड या फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, जिस वजह से कोई ऐसा चेंजेस हो कि बॉडी में इम्यूनिटी है वो डेवलप होके और अपनी बॉडी के सेल्स को रिएक्शन करके, या कोई सर्जरी का मीन्स ये है सर्जरी की वजह से अगर इन्फेक्टेड आर्टिकल या एसेप्टिक टेक्निक्स का अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो उस एसेप्टिक टेक्निक्स का अगर दैट मीन्स कंटामिनेटेड आर्टिकल है या फिजिशियन है या नर्सेस के थ्रू कोई स्ट्रॉन्ग टाइप का इन्फेक्शन लग गया जो कि सर्जरी के दौरान कैरी हो गया और वो इन्फेक्शन फर्दर इम्यूनिटी में इंटरफेयर करके और जीबीएस कोज कर दिया, तो सर्जरी भी हो सकती है इसका कारण।
नेक्स्ट बात करें तो जीबीएस है, गुलियन बार सिंड्रोम है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है और सेल मेडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है जो कि पेरिफेरल नर्व को अफेक्ट करेगी मेनली। एक तो देखा था अपने सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड आए थे। पेरिफेरल में आती है जनरली अपर लिम्स और लोअर लिम्स। तो मेनली जो पेरिफेरल नर्व है दैट मीन्स पर्सन का जो सिम्टम्स है वो पेरिफेरली ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया मस्टेनिया ग्रेविस गुलियन बार सिंड्रोम है, ये क्या है और इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिसका कॉजेटिव या फिर इटियोलॉजी क्या है गुलियन बार सिंड्रोम की। तो इसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी है वो तो अननोन है, लेकिन ये माना गया कि जो कुछ सेल मेडिएटेड जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है वो फेगोसाइटोसिस करती है माइलिन शीथ का, और मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट आके फेगोसाइटोसिस रिएक्शन करेगी स्वान सेल का, और स्वान सेल का लॉस होगा जिसकी वजह से जो सेगमेंटल डिमाइलिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैम्पाइलोबैक्टर जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोज करता है वो भी इसका एक इटियोलॉजी देखा गया। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ गुलियन बार सिंड्रोम। इटियोलॉजी या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या कोजेस। तो इटियोलॉजी की अपन बात कर रहे हैं, जीबीएस की इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि इटियोलॉजी के अंदर जनरली रेस्पिरेटरी और जीआईटी इन्फेक्शन कोई भी हो उसके बाद में जीबीएस ज़्यादातर देखने को मिला है पेशेंट के अंदर। तो कोजेज या इटियोलॉजी कोजेज या इटियोलॉजी। तो एग्जैक्ट कोज है वो तो इसका क्या है अननोन, एग्जैक्ट कोज अननोन। तो इसका एग्जैक्ट कोज है वो तो क्या है पता भी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस के थ्रू ये देखा गया, उनकी हिस्ट्री ली गई। तो हिस्ट्री से ये पता लगा कि सेल मेडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस एक्टिवेशन होने की वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा, फेगोसाइटोसिस रिएक्शन होगी। फेगोसाइटोसिस रिएक्शन बाय lymphocytes and macrophage, lymphocytes and macrophages। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल जो रिएक्शन है बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो बनी, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करवाएगी, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज है दोनों रेस्पॉन्सिबल है सेल में। तो ये करवाएगी फेगोसाइटोसिस किसका, जो स्वान सेल है, स्वान सेल्स। तो स्वान सेल का क्या होगा लॉस, और स्वान सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनाइजेशन। माइलिन शीथ को कौन बनाती है, जो माइलिन जो आपका जो है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ ली है। तो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है, उस एक्सॉन के पार्ट के ऊपर कौन सी सेल होती है, स्वान सेल, जो कि इस माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती है। तो जो ये सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है वो स्वान सेल को क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन। तो स्वान सेल का जिस जगह स्वान सेल डिस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे माइलिन शीथ का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन। तो जैसे ही स्वान सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, लॉस होगा, तो सेगमेंटल डीमाइलिनाइजेशन देखने को मिलेगा, सेगमेंटल डीमाइलिनाइजेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेगमेंटल डीमाइलिनाइजेशन सीन इन जीबीएस दे सकते हैं आपको, एमजी मस्टेनिया ग्रेविस दे सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस दे सकते हैं। तो सेगमेंटल डीमाइलिनाइजेशन किस वजह से हो रहा है, स्वान सेल का डिस्ट्रक्शन। तो एक कारण तो ये देखा गया, और दूसरा कारण है वो है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस को जो कोज करता है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई। दूसरा जो कारण है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एंटेराइटिस कोज करने वाला कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी।
ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, जो कि क्या कोज करवाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दैट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो ये भी देखा गया पॉजिटिव कि इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के कुछ समय बाद में पेशेंट को क्या हो सकता है, गुलियन बार सिंड्रोम। तो ये भी जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, रेस्पिरेटरी और जीआईटी इन्फेक्शन के बाद भी जीबीएस सिंड्रोम है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसके अंदर जनरली पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, पैरास्थेसिया। क्या होगा, पैरास्थेसिया, पैरास्थेसिया। पैरास्थेसिया की जो प्रॉब्लम है पर्सन को देखने को मिलेगी। सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या देखने को मिलेगी, सबसे पहले वीकनेस। लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो वो वीकनेस है कहाँ पे प्रोग्रेस होगी, अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज। और अपर एक्सट्रीमिटी से वो वीकनेस से प्रोग्रेस होके कहाँ पे प्रोग्रेस होगी, फेशियल मसल, फेशियल मसल, वीकनेस, और फेशियल मसल से धीरे धीरे है जो कि रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट है वो चला जाएगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी फेलियर। दैट मीन्स जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स है जो कि एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनमें भी मसल्स का फंक्शन है, तो उनमें भी क्या आ जाएगी, वीकनेस, जिसकी वजह से पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। दैट मीन्स सांस लेने में डिफिकल्टी, जिसको क्या बोल सकते हैं, डिस्पनिया, डिस्पनिया। और डिस्पनिया प्रॉब्लम होने के बाद जो लास्ट में क्या होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर। तो पर्सन के अंदर जीबीएस जो बीमारी है, डिजीज है, इसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी से वीकनेस चालू हुई, अपर में आई, फेशियल में आई और रेस्पिरेटरी। इस टाइप्स की जो वीकनेस है, इस वीकनेस को बोल सकते हैं असेंडिंग वीकनेस, असेंडिंग वीकनेस। तो ये आपका जो स्टार मार्क क्वेश्चन बनता है कि असेंडिंग वीकनेस या असेंडिंग पैरालिसिस सीन इन जीबीएस। असेंडिंग का मतलब क्या है, ये लोअर पार्ट से स्टार्ट हुई, अपर पार्ट से होते होते रेस्पिरेटरी में मेन जो है रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस इसमें हो जाता है। तो दैट मीन्स ये असेंडिंग है, इस नेचर, इस टाइप से ये वीकनेस है प्रोग्रेस हो रही है। तो पर्सन में लोअर पार्ट से ये वीकनेस स्टार्ट होती है, दैट मीन्स पाँव से स्टार्ट होती है और अपर तक आती है। तो ऐसी वीकनेस, असेंडिंग पैरालिसिस या असेंडिंग वीकनेस कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलती है, गुलियन बार सिंड्रोम। तो ये तो एक तो क्लिनिकल फीचर हो गया पैरास्थेसिया, पैरास्थेसिया लोअर एक्सट्रीमिटी, फिर अपर, फिर फेशियल, फिर रेस्पिरेटरी। सेकंड जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया का मीन्स ये है जो मसल स्टोन है उनमें क्या होने लग जाती है, कमी। हाइपो का मतलब क्या होता है, कमी, तो हाइपोटोनिया। नेक्स्ट जो क्लिनिकल है कार्डियक डिसरथमिया, कार्डियक डिसरथमिया। कार्डियक डिसरथमिया का मतलब कार्डियक जो सिस्टम है, हार्ट की जो रिदम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, उसमें रिदम में चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि इस डिजीज के अंदर क्या हो रहा है, डीमाइलिनेशन हो रहा है। और डीमाइलिनेशन की वजह से जो इम्पल्स है प्रॉपर नहीं जा पाएगी, तो कार्डियल जो मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स, उनको जो इम्पल्सेज प्रॉपरली अगर न्यूरॉन के थ्रू जो प्रॉपर इम्पल्सेज नहीं मिलेगी, तो हार्ट की जो रिदम है वो क्या होगी, चेंजेज। और हार्ट की रिदम में चेंजेस आना कार्डियक डिसअरिथमियाज कहलाता है। ये जो सीवियर टाइप की जो है, ये
सिम्टम्स है, इसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। कार्डियक डिसरिथमिया में जाएगा पेशेंट तो फर्दर कैन गोज टू रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट होता है एरिफ्लेक्सिया। नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है एरिफ्लेक्सिया। एरिफ्लेक्सिया का मतलब है हाइपो रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का क्या होना, बहुत ही कम होना, हाइपो रिफ्लक्स। तो ये हो गए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले अपन ने देखा था जीबीएस क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इसमें पैरास्थेसिया। नेक्स्ट अपन देखे थे कोज, एग्जैक्ट कोज इसका अननोन है। साथ में ये देखा गया कि जो इम्यूनोलॉजिकल जो सेल मेडिएटेड रिएक्शन है, स्वान सेल डेक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो माइलिन है वो सेगमेंटल डीमाइलिनेशन हो जाता है। दैट मीन माइलिन शीथ का क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन। साथ में आगे देखा था अपन ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स में देखा था पैरास्थेसिया, जिसमें असेंडिंग वीकनेस है वो पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग वीकनेस। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है कम्पिटिटिव उसी के असेंडिंग वीकनेस कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, गुइलेन-बारे सिंड्रोम या जीबीएस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस टेस्ट। तो कोज अपन ने पढ़ लिए थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। दैट मीन्स जो मस्थैनिया ग्रेविस डिजीज है, इसको किस प्रकार डायग्नोस किया जाए या हाउ टू डायग्नोस जीबीएस। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस इसमें जनरली किया जाता है सीएसएफ का, क्योंकि बीमारी किसकी है, पेरिफेरल नर्व है, दैट मीन नर्वस सिस्टम की है। तो नर्वस सिस्टम की बीमारी है, तो दैट मीन्स इस पर्सन के अंदर जो सीएसएफ एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहला डायग्नोसिस क्या है, सीएसएफ एनालिसिस। सीएसएफ एनालिसिस के अंदर मेनली अपन देखते हैं कलर देखते हैं, और कलर के बाद में देखते हैं प्रोटीन। तो मेनली जो है जीबीएस जो डिजीज है, इस सीएसएफ के अंदर जो पर्सन है उसका सीएसएफ सैंपल लिया, उस पर्सन के अंदर जो सीएसएफ है वो 700 mg/dl, इससे भी ज़्यादा लेवल है वो देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स टू मच हाई आफ्टर 7 to 10 days। आफ्टर 7 to 10 days मतलब ये बीमारी की जो लक्षण है उसके 7 से 10 दिन बाद में दैट मीन्स हाई प्रोटीन देखने को मिलेगा सीएसएफ के अंदर। हाई प्रोटीन का इंडिकेटर करता है कि पर्सन के अंदर जीबीएस डेवलप हुआ है। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस टेस्ट है ईईजी। ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलो। तो डायग्नोसिस के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग तो लिया ही जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा तो वो सबसे पहले क्या अपनी कंप्लेन बताएगा। तो डॉक्टर उसके बारे में पूछेगा आपको कितने दिनों से है, इससे पहले आपको कोई पेट के इन्फेक्शन हुए थे क्या, या जीआईटी या सांस में कोई प्रॉब्लम कब से होने लगी है। दैट मीन्स पर्सन हिस्ट्री में बताएगा। हिस्ट्री में अगर वो कंप्लेन करता है मेरे पाँव से वीकनेस चालू हुई, धीरे धीरे पाँव में था, फिर पाँव से ऊपर बढ़ता हुआ हाथों में भी आ गया, हाथों में से आता आते सांस में दिक्कत होने लगी, तो ये हिस्ट्री अगर पेशेंट को बताएगा तो हिस्ट्री के बाद क्या होगा, पर जो है डॉक्टर वो असेसमेंट करेगा सीएसएफ का। दैट मीन्स अगर इंडिकेट करता है कि नर्वस सिस्टम डिजीज है तो सीएसएफ सैंपलिंग के लिए बोलेगा। सीएसएफ सैंपलिंग लंबर प्रोसीजर, लंबर पंचर करके ही सीएसएफ का ड्रेन आउट करके और लेबोरेटरी में सेंड कर रहे हैं। लेबोरेटरी में जो सीएसएफ का कलर है उसमें प्रोटीन है और ग्लूकोज है, ये मेनली है, उसके अंदर देखा जाएगा पस सेल कितनी है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट में मिल रही है दैट मीन इंडिकेटेड टू पर्सन हैव जीबीएस, गुइलेन-बारे सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये क्या मिलेगा, ये अगर इसकी स्टडी है वो एबनॉर्मल मिले, क्या होती है, अगर एबनॉर्मल है दैट मीन्स पर्सन को क्या है जीबीएस, अगर ये नॉर्मल है तो पर्सन को जीबीएस हो भी सकता है और नहीं भी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या होता है, जो स्कैल्प जो एरिया होता है, इस स्कैल्प एरिया पे वेरियस टाइप्स की लीड्स लगाई जाती है। जिस प्रकार आपने ईसीजी की लीड्स देखी है, ईसीजी में 10 लीड लगाते हैं, 4 लिम्स पे और 6 चेस्ट लीड, उसी प्रकार ब्रेन में वेरियस टाइप्स की जो लीड्स होती है वो लीड्स ब्रेन के अंदर वेरियस जो एरिया है, वेरियस जो लोब्स है वहाँ पे लगाई जाती है। लीड्स का क्या काम है, जो ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको एक पेपर के ग्राफ के ऊपर डिनोट करना। तो दैट मीन्स पर्सन को
अवेक कंडीशन में, सोते हुए कंडीशन में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लीड्स प्लेसमेंट करके पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पर लेटा दिया जाता है। लेटाने के बाद पेशेंट में अवेक कंडीशन में जो उसकी है रिकॉर्डिंग की जाती, जो ब्रेन की एक्टिविटी क्या है, और उसके बाद में पेशेंट को स्लीपिंग कंडीशन में जो ब्रेन की एक्टिविटी उसको एक पेपर के ऊपर ग्राफिकल रूप में जो मशीन रिकॉर्ड करती है वो क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जो ईईजी है इसका जो यूजफुल है वो जनरली ब्रेन की जो डिजीज है, एपिलेप्सी है, कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, सीजर्स है, इसके अलावा कोई लोकलाइज लीजन है सेरेब्रम के अंदर, तो ये जो सब इन सब डिजीज का डायग्नोस करने के लिए ईईजी का जो है डायग्नोसिस टेस्ट है वो किया जाता है। तो ईईजी क्या है, बेसिकली जैसे ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है, उसी प्रकार ईईजी है वो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको एक ग्राफिकल डाटा है डिनोट करता है, वो क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। मेनली जो कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, सीजर, एपिलेप्सी या कोई लीजन की स्टडी करनी है ब्रेन के अंदर, तो जिस एरिया में लीजन होगा वहाँ से इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो कम रिलीज होगी, तो वो पेपर पे डॉक्टर है वो डायग्नोस कर पाएगा। तो ये डायग्नोसिस टेस्ट हो गई जीबीएस गुलियन बार सिंड्रोम का। तो डायग्नोस करने के बाद क्या है, लास्ट मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट बात अपन करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अपन जो है डिजीज का जो मैनेजमेंट है हमेशा वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है उसी के आधार पे जो है डायग्नोसिस का जो है मैनेजमेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपने देखा था, क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर कि पर्सन को लोअर वीकनेस से स्टार्ट होती असेंडिंग वीकनेस है वो रेस्पिरेटरी तक आ गई। दैट मीन्स जो मसल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती है उन मसल्स में भी क्या आ गई, वीकनेस। तो जैसा कि अपन जानते हैं पर्सन के अंदर एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, दैट मीन्स एयरवे है मोस्ट प्रायोरिटी होती है पर्सन की, उसके बाद में ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है, और उसके बाद में क्या होता है, सर्कुलेशन का मीन्स है पल्स से ये पता किया जा सकता है, पल्स अगर आ रही है प्रॉपर दैट मीन्स पर्सन का सर्कुलेशन, पल्स या जो ऑक्सीमेट्री उससे भी पता किया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एयरवे मेंटेन करना। तो पर्सन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं। दूसरी डिफिकल्टी क्या है, पर्सन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ही क्या होगा, मैनेजमेंट होगा अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की जो नीड्स है उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होगा। सबसे पहले पर्सन का है रेस्पिरेटरी कार्डियक जो डिसरदमिया हो रही है, अपन ने दोनों ही देखा था, रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक डिसरदमिया, तो दोनों को मॉनिटर करना फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी मैनेजमेंट के अंदर, रेस्पिरेटरी और कार्डियक जो साइन है उसको मॉनिटर करना। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट आगा मॉनिटर कार्डियक स्टेटस एंड रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन। तो कार्डियक और रेस्पिरेशन वो है उसको क्या करना है, मॉनिटर। रेस्पिरेशन में क्या कर सकते हो, तो रेस्पिरेशन के डिफिकल्टीज क्या है, रेस्पिरेशन डिफिकल्टीज तो नहीं हो रही है पेशेंट को, रेट क्या है और पैटर्न कैसा है, रेस्पिरेटरी रेट, दैट मीन्स पर्सन है वो रेस्पिरेशन किस प्रकार से ले रहा है, और रेस्पिरेशन वो फेलियर में तो नहीं जा रही है, तो वो देखोगे रेस्पिरेशन में। इस कार्डियक स्टेटस के अंदर पर्सन की है जो है हार्ट रेट क्या चल रही है, हार्ट रेट दैट मीन्स पर्सन का जो हार्ट रेट है वो कितना हो, नॉर्मल है या बिलो 60 है ब्रेडिकार्डिया और अबव 100 है तो टेकीकार्डिया। तो कार्डियक स्टेटस है, कोई डिसरदमिया तो कंडीशन नहीं, ये मॉनिटर करना है। नेक्स्ट होता है अगर पर्सन को रेस्पिरेटरी मान ला कर डिफिकल्टी हो रही है पर्सन को, तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है तो नेक्स्ट जो इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड रेस्पिरेटरी सपोर्ट, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, वीकनेस बढ़ती जा रही, ऊपर तक जा रही, दैट मीन्स पर्सन को रेस्पिरेटरी मसल्स में वीकनेस होगी। अब वीकनेस को एकदम से तो ठीक किया नहीं जाएगा, तो एकदम से ठीक तो पर्सन को लाइव रखना है, जिंदा रखना है, उसके लिए क्या कुछ रेस्पिरेटरी जो ऐसा कोई सिस्टम जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट में आप क्या कर सकते हो, मैकेनिकल वेंटिलेटर
मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर, या आप पर्सन में अगर लॉन्ग टर्म है तो ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी। तो ट्रेकियोस्टोमी है वो करवाने से ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डल जाएगी, जिससे पर्सन है लॉन्ग टर्म तक वो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की सहायता से ऑक्सीजन है वो वेंटिलेशन पे रह सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी कार्डियक के बाद में पर्सन में ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है, तो पर्सन के अंदर जो है यूज इंट्रावीनसली इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, इम्यूनोग्लोबुलिन वो एडमिनिस्टर करना है ताकि पैसिव इम्यूनिटी पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाए। वो जो रैपिड जो ये इम्यून आईवी अगर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे तो जो रैपिड जो प्रोग्रेसिंग जो पैरालिसिस है, रैपिड जो प्रोग्रेसिंग पैरालिसिस, इसको क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। पैरालिसिस, इस रैपिड जो प्रोग्रेसिंग पैरालिसिस है इसको क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन से वो लगा दिए जाए आईवी। अगर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन लग जाएंगे तो जो रैपिड तरीके से वीकनेस लगातार बढ़ रही है, और क्योंकि लगातार जो सेल्स है उसका डेस्ट्रक्शन हो रहा है माइलिन, तो लगातार जो एंटीबॉडी है वो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी, और वो पैसिव इम्यूनिटी जाके जो इस चीज़ को है वो रोका जा सकता है। तो बेनिफिशियल इन रैपिड प्रोग्रेसिंग पैरालिसिस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब होता है प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। प्लाज्मा का एक्सचेंज करके प्लाज्मा को फिल्टर करके वापस उसी पेशेंट में एडमिनिस्टर कर दिया जाए। दैट मीन्स किसी पर्सन में जीबीएस है ऑटोइम्यून, दैट मीन्स उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बने हुए हैं ऑटोइम्यूनिटी, तो उसी पर्सन का प्लाज्मा एक मशीन में जाता है, एक जो 2 वे कैथेटर लगते हैं इसमें, जिसमें एक कैथेटर से एक जो है वेन से ब्लड जाता है, वो ब्लड मशीन में फिल्टर होता है, फिल्टर वापस प्लाज्मा वापस री इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट होता है प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस को बोलते हैं प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी। प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी करते हैं मेनली इम्यूनोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसमें प्लाज्मा फेरेसिस है वो किया जाता है। प्लाज्मा एक्सचेंज ये करते हैं सेल मीडिएटेड जो इलनेस है टू ट्रीट इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड इलनेस। दैट मीन्स पर्सन के अंदर अगर इम्यूनोलॉजिकल से रिलेटेड कोई इलनेस है उसको ट्रीट करने के लिए क्या कहा जाता है, प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी, प्लाज्मा फेरेसिस। नेक्स्ट पर्सन के अंदर अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर पर्सन में मस्थेनिया ग्रेविस है, ये भी कैसी डिजीज है, मस्थेनिया ग्रेविस, ये भी कैसी डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, या जीबीएस है गुलियन-बार सिंड्रोम, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा है। इन डिजीजेस के अंदर ये सारी की सारी कैसी डिजीज है, इम्यूनोलॉजिकल से थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा, ये भी डिजीज होती है जिसमें अननोन कारण की वजह से जो प्लेटलेट्स है उसका क्या हो जाए, डेस्ट्रक्शन होने लग जाता है। आइडियोपैथिक परफ्यूरा भी बोलते हैं इसको। तो इस डिजीज़ के अंदर जब ये जो मेनली ये डिजीज़ कैसी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इम्यूनोलॉजिकल इलनेस है, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से हो रही है, तो इस पर्सन में प्लाज्मा फेरेसिस की रिएक्शन। और लास्ट जो इसका नर्सिंग इंटरवेंशन या मैनेजमेंट होता है वो होता है रेगुलर फॉलोअप केयर और एक्सरसाइज पर्सन को एक लिमिट पीरियड के दौरान करवाते हैं ताकि पर्सन के अंदर है फैटिकनेस ज़्यादा नहीं हो, और जो है उसकी प्लान एक्टिविटी करवाते हैं, साथ में डाइट और रेस्ट का भी के लिए उसको इंकरेज करते हैं ताकि पर्सन में जो रेस्पिरेटरी की नीड्स है वो कम से कम हो और पर्सन है वो अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको आज का जो डिसऑर्डर है गुलियन-बार सिंड्रोम वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। तो थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।